इसमें है, देखो कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का। एसिड और बेस में कौन एसिड होगा कौन बेस होगा, इसके लिए हर एक साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया एसिड एंड बेस को। तो 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया। पहला है आपका आर्हेनियस। सेकंड है इसमें ब्रोस्टेड एंड लोरी। और थर्ड है इसमें लुइस एसिड, लुइस कॉन्सेप्ट। तो हर एक ने अलग अलग तरीके से बताया इसको। ठीक है, तो पहले 1 बाय 1 करते हैं आर्हेनियस का। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे एसिड है तो एसिड क्या होगा कि विच गिव्स H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन when dissolved in water। when dissolved in water, जैसे उसमें वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आपको H+ या H3O+ मिलेगा। ठीक है, वैसे ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम होता है, तो इसी को हम ज्यादा प्रिफर करते हैं, हाइड्रोनियम आयन को। H+ को हम प्रिफर नहीं करते ज्यादा, क्योंकि जो मेन एग्जिस्ट करता है वो यही करता है एग्जिस्ट, और ये होता है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल होता है तो इसलिए दिखा सकते हैं हम कई बार, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट जो करता है वो ये वाला करता है। जैसे मैंने कहा HCl डिजोल्व इन वाटर, तो ये टूट जाएगा H+ में एक्वस एंड Cl- में एक्वस। तो ये हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। और एक दूसरा है इसमें कि HCl + H2O गिव्स, इसको हम लिखेंगे H3O+ और Cl-। तो ये वाला ज्यादा परफेक्ट माना जाता है। ऐसे कौन कौन से, जैसे H2SO4 हो गया या HNO3 हो गया एसेट्रा, तो ये एसिड में आ गया। एसिड मींस विच गिव्स H+ या H3O+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये आपके एसिड में काउंट हो जाएंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, ओके सर। अब सेकंड इसमें आता है बेस, आर्हेनियस बेस। उसको उसी के नाम से कहते हैं, जैसे आर्हेनियस एसिड ऐसी आर्हेनियस बेस। आर्हेनियस बेस, तो आर्हेनियस बेस किसे कहेंगे कि विच गिव्स OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जैसे उसे आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो OH- मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, तो उसे कहेंगे बेस। जैसे NaOH है तो NaOH+ H2O, तो ये हो जाएगा Na+ में एक्वस और OH- एक्वस में। ऐसे अगर आपने KOH लिखा है तो KOH वाटर में डिसॉल्व होगा, तो ये बन जाता है K+ एक्वस में एंड OH- एक्वस में। तो KOH, NaOH, NH4OH, BaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस एसेट्रा। तो जिसमें OH हो जाएगा वो आपका बेस हो जाएगा। तो इसकी लिमिटेशन भी ये होती है, एक लिमिटेशन ये है कि एक तो अगर ये जो एसिड और बेस को एक्सप्लेन करता है वो केवल वाटर के प्रेजेंस में करता है, वाटर होना जरूरी है, तभी ये बता पाएगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है। अगर वाटर नहीं होगा, विदाउट वाटर, ये क्या है, एसिड और बेस को नहीं बता पाएगा। दूसरा जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड, उसको ये नहीं बता पाएगा, या किसी के भी जो ऑक्साइड होंगे उस ऑक्साइड को नहीं बता पाएगा कि ये क्या है, एसिड है या बेस है। तो ये इसके लिमिटेशंस हो गए कुछ। ठीक है, तो आरएनएस का समझ में आ गया।
यस सर। अब इसके बाद आता है, यस सर। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है ब्रोस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट. सेकंड इज ब्रोस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट. ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट. तो इसने क्या कहा, इसने सिंपल डिफाइन की एसिड और बेस की. इसने कहा कि जो एसिड होता है वो क्या करेगा, H+ को हम कहते हैं प्रोटॉन, जो प्रोटॉन डोनर होगा एनी सॉल्वेंट. अब इसने फिक्स नहीं किया, उसने कहा वाटर नहीं, कोई भी सॉल्वेंट आ जाए, किसी भी सॉल्वेंट में जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड है. और बेस किसे कहेंगे, बेस कहेंगे कि जो प्रोटॉन होता है इसको जो एक्सेप्ट करेगा वो प्रोटॉन, वो है बेस. एनी सॉल्वेंट, इन एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है. तो बेस यानी जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है और जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड है, यानी विच डोनेट प्रोटॉन इन एनी सॉल्वेंट, या इन सिंपल में प्रोटॉन डोनर. जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस है. ठीक है, तो ये एसिड और बेस की डिफाइन हो गई इसकी. ठीक है. ओके सर। हाँ, लेकिन इसकी भी वही प्रॉब्लम थी कि विदाउट एनी सॉल्वेंट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता एसिड बेस का. और दूसरा ये है कि जो ऑक्साइड या और चीज हो गए, ऑक्साइड आ गए कोई भी, तो उसको ये नहीं बता पाएगा कि ये कौन से कैटेगरी में आएगा. यानी जिसके पास H+ आयन नहीं है या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पे उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. जैसे इसके अकॉर्डिंग क्या है, HCl है, HNO3 है, HCl, H2SO4 है. और बेस में जैसे NH3 है, क्योंकि NH3 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये H+ आयन को गेन करेगा और ये बन जाता है NH4+. जैसे H2O है, इसके पास लोन पेयर है, ये H+ को गेन करेगा और ये बन जाएगा H3O+. तो ये इस तरीके की रिएक्शंस हो गई इसकी. अब इसमें एक और वर्ड इससे कहता है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर. कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर. तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर होता है कि जो किससे बनता है, प्रोटॉन के एक्सचेंज से बनता है. एक्सचेंज का मतलब या तो जो प्रोटॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, या फिर जो प्रोटॉन को गेन करेगा. प्रोटॉन को लूज करे या प्रोटॉन को गेन करेगा, जो वो आपका हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर. यानी एक ऐसा पेयर जो किससे बनता है, which is formed by the loss और गेन ऑफ प्रोटॉन. या तो लॉस करेगा और या फिर वो गेन करेगा किसका, प्रोटॉन का. इस एग्जांपल के लिए मैंने कहा HCl प्लस H2O. तो इसमें क्या किया इन्होंने कि यहाँ से इसने H+ को डोनेट किया और इसने H+ को गेन कर लिया, तो ये बन जाएगा H3O+ और Cl-. तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इसने H+ को लूज किया. तो यहाँ पे इसने किसका काम किया, जो लॉस करेगा वो हो जाएगा एसिड, और ये H2O से बन गया H3O+, यानी इसने H+ को गेन किया. तो जो H+ को गेन करेगा वो बन जाएगा बेस. अगर आप इसका अपोजिट कर दो, अपोजिट मतलब ये रिएक्शन ऐसे चले जाए, तो अब क्या हुआ, जो Cl- था इसने H को गेन किया और ये बन गया HCl. तो यहाँ पे इसने H+ को गेन किया है, तो जो गेन करेगा वो बेस, तो ये बन गया आपका बेस. इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो. और सेकंड केस में हो जाएगा कि अगर
ये H3O से H2O में गया तो इसने H प्लस को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो जो H प्लस को लूज करेगा तो ये बन जाएगा आपका एसिड। तो ये एसिड 1, ये एसिड 2। ठीक है। अब जो एसिड है और बेस है, ठीक है, तो यहाँ पे एसिड ये क्या हो गया, यहाँ पे एसिड ये हो गया और ये बेस हो गया। तो जो पेयर किससे बनता है, प्रोटॉन के लॉस और गेन से बनता है। तो इसने देखो HCl ने H को लॉस किया तो Cl माइनस बन गया। देखो HCl है, इसने प्रोटॉन को लूज किया, Cl माइनस बन गया। और यहाँ से Cl ने H को गेन किया और बन गया HCl। तो एक ने यहाँ पे क्या किया, प्रोटॉन को लूज करेगा और एक प्रोटॉन को गेन करेगा। तो जो प्रोटॉन को लूज करता है उसे कहेंगे हम एसिड, और जो गेन करेगा वो बनता है बेस। ओके सर। ठीक है। तो इस पेयर को हम कहते हैं एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ठीक है। यस सर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास, इसमें क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है। जैसे बोला राइट द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ, आपको कॉन्जुगेटेड एसिड बताना है किसका, Cl माइनस का, SO4 2 माइनस का, PO4 3 माइनस का। ठीक है। और आपका CO3 2 माइनस का, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बताना है। तो क्या करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कॉन्जुगेटेड बेस बताओ, बेस ऑफ। जैसे H2SO4, HClO4, HCl, CS3, COOH। ठीक है। तो अब कैसे पहचानेंगे हम, अगर आपको आ गया कॉन्जुगेटेड एसिड बताओ, तो जो भी आपको दिया होगा बेस है, इसमें H प्लस को ऐड करना है आपको, तो HCl। इसमें 2 माइनस है तो एक H प्लस ऐड करोगे तो बन जाएगा HSO4 माइनस। फिर एक H प्लस ऐड होगा तो बन जाएगा H2SO4। ऐसे यहाँ पे PO3 H प्लस होता तो HPO4 2 माइनस। फिर ये H प्लस को ऐड करेगा तो H2PO4 माइनस। फिर एक H और ऐड होगा तो बन जाएगा S3PO4। यानी जितने माइनस चार्ज है उतने H लगेंगे। जैसे 2 माइनस यानी 2 H इसमें ऐड हो जाएगा, H प्लस HSO3 माइनस। फिर H प्लस करेंगे तो बन जाएगा H2CO3। ऐसे अगर हम इसको बेस बनाए तो पहले एक H को निकालो बाहर तो बन जाएगा HSO4 माइनस। फिर इसमें H प्लस को फिर निकालो बाहर तो SO4 2 माइनस। इसमें एक ही H है तो एक ही H निकलेगा बस बाहर, तो बन जाएगा ClO4 माइनस। जितनी बार H को निकालोगे बाहर उतना माइनस चार्ज आएगा। एक H निकलेगा तो एक ही माइनस, इसमें भी एक H निकलेगा तो एक माइनस का। ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस। तो क्वेश्चन इसमें आता है इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बताओ या इसका कॉन्जुगेटेड बेस बताओ। ठीक है। अगर जिसमें कोई चार्ज नहीं है, जैसे मैंने दे दिया ये NH3 और इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बताना है। ठीक है। तो इसमें एक लोन पेयर है तो जब आप इसका H प्लस को ऐड करोगे तो ये इसके साथ चले जाएगा तो बन जाएगा NH4 प्लस का। ठीक। तो ये आपका हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। यस सर। तो यहाँ तक में कोई डाउट। नो सर। अब थर्ड आता है लेविस का। तो उसमें क्या होगा, देखो लेविस वाले में उसमें एक ही चीज पे डिफाइन किया, क्योंकि इन सब की जो प्रॉब्लम थी वही थी कि एसिड और बेस किसी सॉल्वेंट में होना चाहिए और दूसरा वो ब्रॉड क्राइटेरिया को नहीं फॉलो कर पा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, उस ब्रॉड क्राइटेरिया को फॉलो किया। तो
तो इन्होंने कहा लेविस एसिड है और बेस है। तो इसने कहा कि जो क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो डोनेट करेगा वो बेस और जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और एक्सेप्ट करेगा, तो लेविस एसिड और लेविस बेस हो जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. हाँ। अब देखो इनकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, जैसे एसिड की क्या क्वालिटी होनी चाहिए या बेस की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा आपको कि एसिड होगा या ये बेस होगा। तो एसिड में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसमें चार्ज कौन सा होना चाहिए, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसमें चार्ज कौन सा होना चाहिए। उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, यानी कैटायन होना चाहिए, कैटायन। कैटायन जैसे Na प्लस, Ag प्लस, Li प्लस, Be2 प्लस, Mg2 प्लस। ठीक है, जिसमें प्लस चार्ज होना चाहिए। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जैसे BeCl2, तो इसके बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे Be Cl Cl। ठीक है, तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसी BCl3, तो B के बाहर में Cl Cl Cl, तो 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में कैसे पहचानोगे, ये वाले सेंटर से। तो ये वाले सेंटर जैसे Be हो गया, B हो गया, Al हो गया, AlCl3, तो इस तरीके का जो सेंटर होगा Ge हो गया, यानी 2 या 13 ग्रुप का मेंबर हो जाए कोई, BOH का होल थ्राइस हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होंगे, क्योंकि इनके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लेविस एसिड में आएंगे, लुईस एसिड में। ठीक है, और एक है जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहले 2 समझ में आ गए, कैटायन होना चाहिए चार्ज, और सेकंड है ये दोनों आगे समझ में आपको। Yes, sir. अब देखो प्लस वाले में एक और दिक्कत है। प्लस वाले में दिक्कत क्या है, कुछ ऐसे हैं जो दिखने में प्लस लग रहे हैं लेकिन वो होते नहीं है, जैसे NH4+, इसे कहते हैं फॉल्स। इसमें से NH4 है तो 1 2 3 और 4 यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगी, तो दिखने में लग रहा है फॉल्स, लेकिन होता क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, यानी 4 × 2 = 8। ऐसी वाटर है H2S3O+, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक लोन पेयर होगा ऑक्सीजन के पास, तो ओवरऑल इसके बाहर है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये प्लस चार्ज है, तो ये फॉल्स कैटायन है। ठीक है, जो फॉल्स कैटायन होते हैं उसको हम इसमें काउंट नहीं करते, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि NH4+ और H3O+ क्या है, ये कैटायन है, बट ये लेविस एसिड नहीं है। क्यों, कैटायन तो है लेकिन ये लेविस एसिड नहीं है, यानी लेविस एसिड का मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे।
तो ये प्लस चार्ज है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है इसीलिए, ठीक। तो एक चीज का ध्यान रखना आपने। दूसरा, इसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है कि जिसके सेंट्रल एटम में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। सेंट्रल एटम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एटम जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। एग्जांपल के लिए SF4 हो गया, SF6 हो गया। तो दिखने में तो लग रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। SnCl4, PX3, PX5 हो गया, GX4 हो गया, TX4 हो गया, IF5 हो गया या IF7 हो गया। तो दिखने में लग रहा है कि देखो सारे के सारे एक्सेस में है इलेक्ट्रॉन। कैसे? जैसे अगर इसको देखेंगे तो SF4 का मतलब 1 2 3 4 और एक लोन पेयर होता है, क्योंकि सल्फर के बाहर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दिखने में कितना है, देखो 2 4 6 8 और 2 10, तो इसके बाहर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो दिखने में एक्सेस लग रहा है, लेकिन डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो इसलिए क्या होता है ये आपका ये शो करता है ऐसी SF6 का मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 2 जा 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दिखने में लग रहा है एक्सेस है, लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसी SnCl4, PCl3, PCl5, इन सब में भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। PX का मतलब Cl3 और इसके पास ये लोन पेयर है, तो यहाँ पे तो ये एक्यूरेट 8 है, तो इसको जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये लेविस एसिड में काउंट होगा, जबकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये थोड़ा सा लर्निंग वाला, जैसे PCl5, X का मतलब Cl, Br, हेलोजन, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 2 जा 10, तो इसके बाहर में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो दिखने से लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन ये वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है, लेविस एसिड का काम करते हैं, यानी ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें आता है नेक्स्ट इज, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, डबल हो ट्रिपल बॉन्ड। तो जब मल्टीपल बॉन्ड होगा तो वहां पे क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब जिससे हमने कहा डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब इसके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर कोई यहाँ से ऐसा आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा, तो ये क्या करता है, C इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। अब इसमें ये होगा, ये यहाँ से इसमें कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड यानी रेजोनेंस शो करेगा। इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये माइनस चार्ज हो गया, ठीक है, ये माइनस चार्ज हो गया। तो इसने क्या किया, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, कैसे, इस पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, जो पाई इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है। तो जिसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड होगा, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को वो शिफ्ट करवा सकता है, ठीक है। तो जैसे कोई यहाँ पे एक्स अटैक करेगा, तो एक्स अटैक करने से क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको देगा, तो ये बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये एक्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाएगा और दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर को इजिली एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, किसका काम करता है, लेविस एसिड का। तो इसकी 4 खास बातें क्या थी एसिड की। पहली बात, कैटायन, जिसमें प्लस चार्ज होगा, लेकिन किसको छोड़ के, NH4 प्लस को और H2O H3O प्लस को छोड़ के। दूसरा इसने कहा जिसके पास डेफिशिएंट सेंटर होगा, डेफिशिएंट सेंटर यानी जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, जैसे BCl3, BeCl2।
तीसरा इसने कहा कि ज्यादा भी हो जाए लेकिन जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब वैकेंट में कौन से आ गए, जैसे PCl3, PCl5, तो दिखने में लग रहा है ज्यादा है, SF4, SF6, तो दिखने में लग रहा है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। फोर्थ है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो जहाँ पे मल्टीपल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे ये इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये खास बात है किसकी, एसिड की। हो गया। Yes, sir. अब इसके बाद आता है बेस। अब बेस में क्या क्या खास बात होनी चाहिए। बेस, अभी मैंने कहा बेस का मतलब क्या हुआ, लेविस बेस का मतलब होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो डोनेट कौन करेगा, जिसके पास होगा, है ना। अगर जिसके पास होगा ही नहीं, वो कहाँ से डोनेट करेगा। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम पे, एटम पे या सेंटर एटम पे कहो, मेटल जरूरी नहीं है कि मेटल ही होगा, सेंट्रल एटम के पास। जैसे NH3 है, RNH2 है, एमाइन हो गया, और वाटर हो गया H2, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, और एल्कोहल हो गया, O के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये है थायो ईथर हो गया, S है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यानी कि जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो बेस की तरह काम करेगा, पहला रूल। ठीक है, और एक और इसमें नेगेटिव चार्ज एनायन वाला। तो एनायन में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, एनायन का मतलब जिसके पास नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव चार्ज है इससे भी इलेक्ट्रॉन पेयर का काम करता है। ठीक है, तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो क्या करेगा, इजिली डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रेट है, तो जिसके पास भी सल्फाइड है, जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इजिली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेगा। ठीक है, तो वो आपका बन गया क्या, एनायन। ठीक है, तो एनायन और बेस, तो ये लेविस बेस किससे कहेंगे कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करता है। तो डोनेट का मतलब क्या हुआ, जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट करेगा इसलिए, और उसकी वजह से वो क्या करेगा, लेविस बेस का काम करेगा। दूसरा एनायन, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, जिसके पास भी, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट, वन नेगेटिव का मतलब टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टू इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको डोनेट करेगा। तो ये इसके पॉइंट हो गए दो। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया। Yes, sir. तो ये आपका दोनों के दोनों एक्सप्लेनेशन हो गए। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके एडवांटेज है, एडवांटेज में देखो, ये जनरली इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है ऐसा, जैसे उसके लिए होना चाहिए था, इसके लिए कि एक ने बोला वाटर होना चाहिए, एक ने कहा कि सॉल्वेंट होना चाहिए। ये कहता कुछ भी ना हो, विदाउट एनी सॉल्वेंट। ये सॉलिड या सॉरी एसिड और बेस को एक्सप्लेन करता है विदाउट एनी सॉल्वेंट, इसमें कोई सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा कि ये जो कॉन्सेप्ट बताता है, आप कई जगह ऑक्साइड हो गए, इनके एसिड और बेसिसिटी को नहीं बता पाया था, तो जो कॉन्सेप्ट दूसरे नहीं बता पाए थे इसने उसे इजिली एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इसके एडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, पहला, इसके लिए किसी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा खास बात क्या है कि जो और जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया,
इसको जो और कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे थे कि है क्या, इसने उससे इजिली एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में क्या है? पहला डिसएडवांटेज है इसका कि इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना क्या मुश्किल है। प्रैक्टिकल के थ्रू उसको दिखाना बहुत मुश्किल है, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। थ्योरेटिकल तो चल जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे बताएंगे इसको? ठीक है, और ये क्या है, जो रियल एसिड और बेस होते हैं वो इसके दूसरी चीज को बताता है, यानी रियल एसिड और बेस इसमें आते ही नहीं है कहीं से भी। जैसे रियल एसिड है HCl H2SO4, ये इसके अकॉर्डिंग ये एसिड नहीं है, क्यों? किसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे जो बेस है NaOH हो गया, KOH हो गया, तो ये बेस की तरह काम नहीं करते हैं, यानी कि जो रियल में एसिड और बेस होते हैं उनका इनसे कोई मतलब नहीं है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, Yes, sir. तो ये आपके ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आपका। तो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब इसमें आता है जैसे पॉली एसिडिक बेस। पॉली एसिडिक बेस किससे बोलेंगे? पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, एसिडिक बेस यानी है बेस, लेकिन पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी मैनी ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा CaOH का होल, इसमें 2 OH है, यानी जैसे आप इसे तोड़ोगे तो आपको 2 OH मिलेंगे, तो उसे कहते हैं पॉली एसिडिक। या जिसमें 3 OH हो गए, जैसे AlOH का होल थ्राइस, जैसे आप इसे डिसोशिएट करोगे आपको 3 OH मिलेंगे, तो इसे हम पॉली एसिडिक बेस कहेंगे, यानी ऐसे बेस जिसमें 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा होगी तो हम उसे कहते हैं पॉली एसिडिक। ठीक है, अब है पॉली बेसिक एसिड। क्या हुआ? पॉली बेसिक एसिड। ठीक है, तो एसिड में हम H+ को देखते हैं, जैसे यहाँ पे H3PO4, उसमें 3 H बाहर निकलेंगे, PO4 3- है, तो ये आपका पॉली एसिडिक हो गया, यानी ज्यादा है जिसमें। और ये आ गया अगर H3PO3, तो इसमें 2 ही H निकलेंगे बाहर, PO4 3-। ठीक है, तो पॉली का मतलब मैनी है। बेसिक एसिड या एसिडिक बेस, तो दोनों समझ में आ गए, पॉली एसिडिक या पॉली बेसिक। Yes, sir. ओके, तो ये आपका हो गया एसिड बेस भी पूरा फिनिश। अब हम आगे चलते हैं इससे। अब है पीएच। इसमें लॉग टेबल का देखना पड़ेगा, लॉग टेबल को, लॉग टेबल में वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, तभी लॉग इजी हो जाता है लॉग टेबल में। लॉग टेबल क्योंकि आगे लॉग से रिलेटेड आएंगे। log 1 इज इक्वल टू 0, log 2 इज इक्वल टू होता है 0.3010, log 3 होता है 0.4771, log 4 होता है 0.6020, log 5 में 0.699, log 6 में आता है 0.7781, log 7 0.8451, log 8 0.9030,
log 9, log 9 होता है 0.9542 और log 10 इज इक्वल टू 1। तो जितने जीरो होंगे उतना उसका आंसर हो जाएगा। 10 के बाद अगर 10 की पावर 3 हो गया तो आंसर 3 हो गया, अगर 10 की पावर -5 हो गया तो आंसर -5 हो गया। तो इस तरीके से लॉग के टेबल को सॉल्व करना है, क्योंकि आपकी जो चीजें आएंगी वो लॉग से रिलेटेड होंगी। ओके सर। अब इसमें पीएच और पीओएच आएगा। पीएच किसे कहते हैं एंड पीओएच किसे कहेंगे? देखो पीएच एक्चुअल में पी होता है पोटेंस यानी पावर, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कितनी पावर है। यानी कि पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू कम हो जाएगी, उतनी कम होगी। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू कम हो गई तो इसका मतलब H प्लस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपका हो गया पीएच। अब पीएच के लिए एक्सप्लेन करने का दो तरीका है। एक है आपका कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस पीएच, और जब आप इसका लॉग निकालते हो तो ये आता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन इज कॉल्ड पीएच, यानी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन, उसे कहेंगे पीएच। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन इज कॉल्ड पीएच। इसके बाद पीओएच ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा पीओएच। जैसे पीएच था ऐसे पीओएच हो जाएगा। पीओएच में क्या होगा, ये भी वही है, पोटेंस या पावर ऑफ OH माइनस आयन। इसमें क्या होगा, पीओएच को चेक करते हैं, OH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना पीएच है जो कम हो जाएगा, OH अपोजिट हो जाता है। ठीक है, और इसके भी फॉर्मूला क्या आता है, जैसे इसमें है OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच पीओएच, और या फिर पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस है। तो ठीक है, चार वैल्यू सेम है जैसे इसके साथ है। तो ये पहला है पीएच एंड पीओएच। यस सर। अब इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो पीएच पीओएच निकालने का एक तो ये है लॉग वाला फॉर्मूला, एक तो लॉग से निकालना है, एक और इसमें आता है जो कल मैंने आपको बताया होगा शायद कि एक पीएच और पीओएच इज इक्वल टू 14। जैसे मैंने कहा एक एसिड है और एसिड का पीएच है 1, तो पीओएच कितना होगा, तो आपको पता है 1 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पे पीओएच इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 1 यानी 13। अगर कोई बेस है तो बेस का मुझे पीओएच की वैल्यू पता चल गई है 12, तो मैंने बोला बताओ उसका पीएच की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 12, तो पीएच इज इक्वल टू सॉरी 14, तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 12 यानी 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो ये पीएच और पीओएच क्या है, एक ही जैसे है। ओएच किसके लिए आता है, बेस के लिए। ओके सर। हाँ, OH आएगा बेस के लिए और H आता है एसिड के लिए, लेकिन दोनों में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ, ओके सर। हाँ ये भी आपका फिनिश होता है। अब इसमें आता है के ए की वैल्यू। के ए क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक, तो डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे क्वेश्चन आंसर में क्या होगा, डायरेक्ट ही
आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए क्या आता है कि के ए इंटू के बी। के ए होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड और के बी होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर इसको पी के में चेंज करेंगे तो पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। और पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14, तो ये 14 हो जाएगा। पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। और के ए और पी के में क्या रिलेशनशिप है, तो ये हो जाएगा पी के ए इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग के प्लस के ए। ऐसे पी के बी क्या होता है माइनस लॉग के बी। यानी जितना के बी की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन पी के की वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। ऐसे बेस के रिस्पेक्ट में, ये तो एसिड है, बेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जितना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा अगर के बी की वैल्यू ज्यादा होगी, और पी के बी क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो ये आपका के बी के ए पी के बी में रिलेशनशिप है। ओके सर। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। हाँ, अब आता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में देखो रिवीजन में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि रिवीजन में लिखाया हुआ चीज होती है। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो या तो उसे दोबारा पूछना है, ठीक है, तो एक बार चेक करना लिखा हुआ जो आपने है, कहीं अगर कोई पोर्शन छूट गया हो बाई चांस तो उसको रिवीजन में आ जाएगा फिर दोबारा, तो उसे मुझे बता देना। ओके सर। ठीक है, अब इसमें है आपके पास कि एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट पड़ेगा। फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में आता है ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप। जैसे अगर हम ग्रुप देख रहे हैं किसमें, एच एफ, एस सी एल, एच बी आर और एच आई, तो इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो H प्लस इसमें से सबसे सर जल्दी। एच हाँ बताओ। सर एच एफ ज्यादा होगा एसिडिक। इसमें से देखो एसिडिक का मतलब होता है जो H प्लस आयन को क्विकली रिलीज कर दे। फिर इससे सर एच आई। हाँ एच, एसिडिक स्ट्रेंथ यस। किसकी ज्यादा होगी, जिसमें H प्लस आयन जो जल्दी निकाले। ठीक है, तो ये बड़ा साइज होता है, लार्ज साइज होगा। और लार्ज साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आपका, वो एच आई का सबसे कम होगा और एच एफ का सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो जितना फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना एच बी आर का, तो जितना फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी देर में एच निकलेगा। इसीलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो साइज फैक्टर इसमें डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक। ऐसे ही दूसरा है आपका सेकंड ग्रुप का ले लेंगे, जैसे वाटर एच यस टू ओ, सर। एच टू एस, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ठीक है, अब ये इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का कौन सा होगा। सर फोर्थ। हाँ फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स और अट्रैक्शन का मैटर है। फोर्स और अट्रैक्शन जिसका कम होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। दूसरा है अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड। अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में क्या होता है, जैसे मैंने कहा CH4 कार्बन हो गया,
नाइट्रोजन हो गया, वाटर हो गया और फ्लोरीन हो गया। तो ये एक ही पीरियड के हैं। देखो हाइड्रोजन को अगर आप छोड़ दोगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगी या ज्यादा होगी? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सर ज्यादा होगी। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। तो दो है इसमें, एक अलोंग द पीरियड और एक है टॉप द ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका एसिडिक करेक्टर भी आ गया आपके पास। ठीक, तो अभी बायो का कब से आपका? यस सर। हाँ, बायो की क्लास कब से है? सर 4:30। अच्छा 4:30 है। ठीक ठीक। यस सर। हाँ, तो फिर इसमें मैं बफर सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको, है ना। बफर सॉल्यूशन किससे कहते हैं, तो है हमारे पास टाइम। बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं? देखो बफर सॉल्यूशन होता है जिसकी एसिडिटी या बेसिसिटी क्या होती है, रिजर्व रहती है। एसिडिटी या बेसिसिटी क्या रहती है, रिजर्व रहती है। रिजर्व, रिजर्व रहती है। रिजर्व का मतलब हुआ फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, उसे कहते हैं उसका बफर सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिटी या बेसिसिटी रिजर्व रहती है, यानी दूसरी लैंग्वेज में कहें कि जिसका पीएच चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज। ठीक है, जिसका पीएच चेंज नहीं होता है। अगर आपने उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को मिक्स कर दिया तो, ठीक है, जैसे आप उसे बेस को या एसिड को मिक्स करोगे तो एसिडिटी या बेसिसिटी चेंज नहीं होगी, तो उसे कहेंगे उसका वो बफर सॉल्यूशन। या जिसकी एसिडिटी और बेसिसिटी रिजर्व रहती है, इवन वी एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस। जैसे हमारा जो स्टोमक होता है वो एसिड, ये बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जब हम खाते हैं तो हम चाहे एसिड ज्यादा खा लें या बेस, तो उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा डिफरेंट खा लेते हैं तब जाके एसिडिटी हमें हो जाती है, लेकिन नॉर्मल अगर हमने स्मॉल अमाउंट में खाया है तो नहीं होता। तो वो जो पेट है हमारा वो बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है, उसमें सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस डिफाइन क्या है कि जिसकी एसिडिटी और बेसिसिटी रिजर्व होगी अगर हमने इवन वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, या whose pH does not change even we add स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, उसे कहेंगे बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। ठीक, पहला एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। हाँ, एसिडिक बफर किसे कहेंगे? देखो एसिडिक बफर कहते हैं कि एक तो वीक एसिड, वीक एसिड, जैसे वीक एसिड कौन हो गया, CH3COH, ये हो गया वीक एसिड। और एक है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। जो वीक एसिड का सॉल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ध्यान रखना। जो वीक एसिड का सॉल्ट होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका एसिड का सॉल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे Na लगा दो बस, CH3COONA। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर होता है एसिडिक बफर। ठीक है, अब ये और ये वर्क क्या करता है, तो देखो ये है आपका वीक, आपको बोला था वीक में डबल हेडेड एरो आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम का साइन हो जाएगा, और ये बन जाता है माइनस और ये होता है प्लस का। और जो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वाला एक ही लाइन दिखाएंगे उसे, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में 100% टूट जाएगा, ये 100% टूट जाता है, तो होता है CH3COO माइनस और Na प्लस का। अब इसके आगे इसमें आता है बफर एक्शन। बफर एक्शन, बफर एक्शन में क्या होगा, देखो बफर एक्शन इसमें क्या करते हैं हम लोग कि अगर हमने सपोज करो कुछ एसिड मिला दिया,
अगर हमने ऐड कर दिया एसिड को, तो एसिड का मतलब H प्लस आयन, तो ये H प्लस आयन किसके साथ अटैक करेगा, जो माइनस वाला पार्ट है, तो ये माइनस के साथ अटैक करता है। तो जो ये माइनस वाला पोर्शन है इसमें एसिड अटैक करेगा और ये बना देता है वीक एसिड, तो ये टूटेगा नहीं, तो इसीलिए एसिड डालने से कोई इफेक्ट होगा नहीं। और अगर हमने इसमें मिला दिया बेस, ठीक है, अगर हमने इसमें क्या मिला दिया बेस, बेस का मतलब OH माइनस है, ठीक है, ऐड कर दिया हमने बेस, बेस का मतलब OH माइनस, तो माइनस वाला किसके साथ जाएगा, इसके साथ H प्लस के साथ, तो H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना देंगे वाटर, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो चाहे हम इसमें एसिड मिलाए चाहे हम इसमें बेस मिलाए, तो बेस मिलाने से वाटर बन जाएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा, एसिड मिलाने से वीक एसिड बनता है जो टूटेगा नहीं, तो इसीलिए कोई फर्क पड़ता नहीं है सॉल्यूशन में, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एसिडिक बफर, ठीक है। और इसका ये बफर एक्शन है, एसिडिक बफर एंड बफर एक्शन। समझ में आया इसमें, ये बफर एक्शन है। यस सर। हाँ, बफर एक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आपने क्यों नहीं कर रहा उसको इफेक्ट को बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि क्यों नहीं हो रहा है तो आप बफर एक्शन बताते हो, तो बफर एक्शन किसका, एसिडिक बफर का ये बफर एक्शन है। तो ये लॉजिक बता रहा है कि एसिड डालने से क्या होगा कि वो एसिड इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा और ये वीक एसिड बनता है जो टूटता नहीं है, और अगर हम बेस डालेंगे तो H प्लस के साथ मिलके वाटर बना लेगा, तो इसीलिए ना तो इसमें एसिड डालने पे कोई फर्क पड़ेगा ना बेस डालने पे। ऐसे ही दूसरा आता है बेसिक बफर। तो बेसिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर होता है वीक बेस, वीक बेस और सॉल्ट ऑफ वीक बेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बेसिक बफर। नाम से पता चल रहा है वीक बेस हो गया जैसे NH4OH और सॉल्ट हो गया NH4Cl। तो सॉल्ट हर हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, ध्यान रखना, वीक का कोई भी सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब क्या हुआ देखो, NH4OH वीक है तो वीक के लिए कैसा एरो आएगा, डबल हेडेड एरो, तो ये टूटेगा NH4 और OH माइनस में। अब इसका बफर एक्शन आ जाएगा, इसे कहते हैं बफर एक्शन। अब ये क्यों नहीं करता ऐसा, तो ये बफर एक्शन के थ्रू हम इसे बताते हैं, ठीक है। अब दूसरा है NH4Cl, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग 100% टूटेगा तो एक लाइन से। अब सपोज करो इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, इसमें मैंने ऐड कर दिया एसिड, ऐड एसिड, तो एसिड का मतलब H प्लस आयन, जैसे मैंने H प्लस आयन को अटैक करेंगे तो किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा, तो माइनस ये है आपके पास OH माइनस। जैसे मैंने क्या किया, इसको अटैच किया, H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और उससे बना देगा वाटर, तो H प्लस डालने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। फिर मैंने क्या किया, बेस को डाला, ऐड बेस, तो बेस का मतलब क्या हुआ, OH माइनस आयन, तो जैसे OH माइनस जाएगा तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, NH4 प्लस के साथ, तो NH4 प्लस और OH माइनस ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर बना देते हैं NH4OH, ठीक है। तो ये है बफर एक्शन। तो बफर एक्शन क्या बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि एसिड डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या बेस डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कह रहे सपोज एसिड डाला तो एसिड का मतलब H प्लस आयन, तो H प्लस आयन किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, तो ये HOH के साथ मिलके वाटर बना लेता है यानी उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन। और अगर हमने बेस मिलाया, बेस का मतलब OH माइनस, तो OH माइनस किसके साथ रिएक्शन होगा, माइनस जाएगा प्लस के साथ, तो ये प्लस है, इसके साथ मिलेगा ये बना देता वीक बेस और ये टूटता नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा कि चाहे मैं एसिड डालूं चाहे बेस डालूं इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बफर एक्शन भी आ गया, टाइप्स ऑफ बफर भी आ गया और बफर का वो भी आ गया, क्या कहते हैं उसके लिए डेफिनेशन आ गया। ओके सर। हाँ, तो ये बफर एक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। ओके सर। हाँ, अब इसमें दो हेडिंग है, एक है आपके पास
सॉलिबिलिटी और एक है आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट। 2 टॉपिक बच्चे बस इसमें खत्म हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो इसी को कर देते हैं अभी, और फिर आपको मैं क्वेश्चन आंसर देता हूँ, आज इसे कंप्लीट कर लेना पूरा, है ना। ओके सर। हाँ। और इसमें से अगर कोई हेडिंग ऐसी है जो आपको नहीं आई तो उसे मुझे दोबारा पूछ लेना। ओके सर। हाँ। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। कॉमन आयन इफेक्ट जो अभी हमने बताया, जैसे आपके पास ये सॉल्यूशन है तो ये वीक है, तो ये वीक टूटेगा इस तरीके से। और अगर आपने इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट डाल दिया, जैसे ये डाल दिया NH4Cl, तो इन दोनों में से कॉमन आयन कौन है, इसमें से कॉमन आयन ये वाला। अब कॉमन आयन के होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अगर मैं इसमें ली चैटले प्रिंसिपल को अप्लाई करता हूं तो क्या होगा। ली चैटले प्रिंसिपल को मैं अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन जितना इंक्रीज होगा, रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, जितना हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन चली जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर यहाँ इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो रिएक्शन किधर हो जाएगी, आप बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही कंसंट्रेशन किसकी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब हो जाएगा कि इसमें रिएक्टेंट ज्यादा बढ़ेगा, रिएक्टेंट ज्यादा बनता है, फॉर्म्ड मोर। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हुआ, इस कॉमन आयन की वजह से हुआ, ड्यू टू कॉमन आयन। ठीक है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गए बैकवर्ड डायरेक्शन में और रिएक्टेंट ज्यादा फॉर्म होगा, और वो मेन रीजन उसका क्या है, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन। कॉमन का मतलब ये दोनों में एक आयन था जो कॉमन था, तो ड्यू टू कॉमन आयन, इसीलिए इस इफेक्ट को बोल दिया उसने कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो ये कॉमन आयन की वजह से हुआ, अगर ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं कॉमन आयन। समझ में आया। यस सर। हाँ, एक और है, जैसे इससे पहले भी हमने किया था दूसरा, जैसे ये था CH3COH, ये था एसिडिक एसिड, इसमें डबल हेडेड एरो क्योंकि वीक एसिड है, और ये बनेगा H+। दूसरा यहाँ पे आपका इसका सॉल्ट, इसको एक लाइन से दिखाएंगे तो ये, अब देखो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी ये इस आयन कॉमन आ गया। अब कॉमन आयन की वजह से ये डबल हो गया। सपोज ये आपका 500 ml था, ये 500 था, तो अब हो गए 1000, यानी डबल हो गया। इसकी कंसंट्रेशन अब ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया कंसंट्रेशन। तो अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, यानी कौन ज्यादा बनेगा, रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, और वो किसकी वजह से बनेगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कॉमन आयन की वजह से ऐसा हुआ, तो इस उस इफेक्ट को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस इफेक्ट को, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक, यस सर। अब देखो इसके आगे हम चलते लास्ट में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है आपका, जैसे मैंने कहा आपको NaCl है, तो AgCl पहले था सॉलिड में, अब आपने इसको किस में मिक्स कर दिया, वाटर में, तो बन जाएगा AgCl एक्वस।
ठीक है, जैसे आपने इसको वाटर में मिला दिया सॉलिड से, तो अब यहाँ से ये 100% टूट जाता है, यहाँ से ये 100% टूट जाएगा Ag प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, तो कहता है कि एक काम करते हैं हम इसको डायरेक्ट ही लिख दें, तो हम लिख देते हैं यहाँ से AgCl गिव्स Ag प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे K वाला फॉर्मूला, तो K इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट हो गया और रिएक्टेंट AgCl हो गया। अब क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, इसकी कंसंट्रेशन होती है कांस्टेंट, तो ये इसको यहाँ से यहाँ मिक्स वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, K AgCl गिव्स Ag प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, तो अब इसको हम कहते हैं KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है एक्चुअल में, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द आयंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसमें जितना 1 मोल ऑफ किसी भी कंपाउंड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, और रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर कहीं पे 2 लिखा है तो पावर 2 चली जाएगी, कहीं पे 3 लिखा है तो पावर 3 हो जाएगी, तो ये इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो अब देखो, अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं। टाइप कैसे, जैसे मैंने कहा ए बी टाइप, ए बी जैसे मैंने AgCl का एग्जांपल दिया, तो उसके लिए ये होगा। ए बी में क्या होगा, देखो ए बी को करेंगे A प्लस बी माइनस। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, अब इसको भूल जाओ, डायरेक्ट KSP क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो A प्लस और B माइनस का। ठीक, अब क्या होगा, सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी एक्स एस है, इसकी भी एस है, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू KSP। एस क्या हो जाएगा ना, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू अंडर रूट KSP। ठीक, तो ये है। अगर यहाँ पे हो गया AB2 टाइप, AB2 टाइप जैसे BCl2 टाइप, जो ये एक है दूसरा 2 है, तो इसमें कैसे तोड़ेंगे, देखो ये टूटेगा आपका Be2 प्लस, ऊपर के चार्ज को नहीं देखना, और Cl माइनस, अब इसके नीचे 2 लिखा है तो यहाँ भी 2 माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैसे टूटा, देखो ये टूटा Be2 प्लस 2Cl माइनस, तो जो इसके आगे है वो पावर में चली जाएगी। ठीक है, जो ये आगे लिखा है ये पावर में जानी चाहिए, इसके आगे 1 है तो ये पावर में 1 हो जाएगी। अब सपोज इसकी KSP कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट S है और इसका हो जाएगा S स्क्वायर, S और S स्क्वायर इज इक्वल टू S क्यूब। ठीक है, तो अब इसमें S कितना आएगा, S आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ KSP, ऐसे हम ये लिख सकते हैं KSP की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा AB2 टाइप, ये AB टाइप, समझ में आ गया तक। Yes, sir. हाँ, ऐसे ही आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई भी क्वेश्चन या तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आएगा, या फिर अब अगर एक और इसमें टाइप करवा देते हैं, जैसे मैंने कहा AB3 टाइप, तो AB3 टाइप का मतलब AB3 A प्लस में टूटेगा ये, और 3B माइनस में टूटेगा, तो इसके लिए KSP क्या हो जाएगा, A प्लस और B माइनस की पावर 3। अब इसमें क्या होगा, अच्छा हाँ एक चीज और रह गया था इसमें बताना, जैसे सॉल्युबिलिटी इसकी S हो गई तो उसकी 3S हो जाएगी। ठीक है, उसको मिसिंग हो गया था, तो यहाँ पे S इसकी हो जाएगी 3S की पावर 3। ठीक है, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो हो जाएगा 27S क्यूब। S क्यूब यहाँ से होगा इंटू S, यानी 27S की पावर 4। तो S की पावर 4 इज इक्वल टू KSP की अपॉन 27, S इज इक्वल टू Q4 27। ये अगर हम पावर में देखेंगे तो पावर में ऐसे लिख सकते हैं 27 की पावर 1/4।
ठीक है, ये वाला भी ध्यान रखना, ये वाला। ठीक है, यस सर। हाँ। तो ये आपको सॉल्विटी को, इसमें दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो आएगा सॉल्विटी प्रोडक्ट बताओ तो KSP निकालना, या बोलेगा सॉल्युबिलिटी बताओ तो S निकालना। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट आपको आता है कि बताओ ये प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो प्रेसिपिटेट के लिए क्या होता है, दो चीज होती है, एक होता है एनिक प्रोडक्ट और एक होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा हुआ और एनिक प्रोडक्ट कम आया, ठीक है, ये ज्यादा हुआ, इसका मतलब नो पीपीटी, कोई भी पीपीटी फॉर्म नहीं होगी, प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं क्योंकि सारा सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर एनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हुई और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हुई तो क्या होगा, इसका मतलब उसमें पीपीटी आएगा, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दी होगी और आयंस की वैल्यू दी होगी, तो फिर आपने सेम वही फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालनी है, फिर चेक करना है किसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, और इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हो गया। ओके सर। हाँ, इसमें एक वैल्यूज को मैं आपको लिखा देता हूँ, एक वैल्यू को केवल। ठीक है, कैटेगरी वाइज 1 2 3 करके एक वैल्यू है 1.5 करके, बस बाकी का तो इसमें है, जैसे अगर सॉल्युबिलिटी है जो वो 0.1 से ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी है जो इसकी वैल्यू 0.1 m से ज्यादा है, यानी वो लगभग सॉल्युबल है। अगर जो सॉल्युबिलिटी है इसमें 0.01 m से ज्यादा है सॉल्युबिलिटी, और 0.1 m से कम है, ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, उस केस में होगा वो स्लाइटली सॉल्युबल, इस केस में होगा स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल। और लास्ट है इसमें, अगर सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 से, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, इसका मतलब वो स्पायरिंगली सॉल्युबल होगा या लेस सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया कर दिया, अगर 0.1 से ज्यादा है तब तो सॉल्युबल है, 0.1 m से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो हम बोलेंगे सॉल्युबल है। अगर 0.01 से ज्यादा है और 0.1 से कम है तो स्लाइटली सॉल्युबल है। और अगर अगर इसमें क्या हुआ, ये 0.1 से कम है, 0.01 से कम है, तो हम बोलेंगे उससे इनसॉल्युबल है या स्लाइटली सॉल्युबल है, स्पायरिंगली सॉल्युबल है। ठीक, तो ये लगभग लगभग आपका सारा फिनिश हो चुका है। इसमें देखो कहीं पे ओके अगर सर। हाँ कोई दिक्कत है किसी में। सर आप मुझे लॉग का चार्ट भेज दोगे एक बार? ठीक है, ठीक है, मैं भेजता हूँ। लॉग का कौन सा चार्ट भेजना है? सर जो वैल्यूज का चार्ट होता है लॉग का। अच्छा, जिसे लॉग निकालने के लिए आएगा, जिससे आप लॉग निकाल यस सकते सर। हो। ठीक है, भेजता हूँ। यस सर। ठीक, और कोई डाउट इसमें? सर वैसे क्वेश्चन में गिवन होती है लॉग की वैल्यू या हमें खुद याद रखनी पड़ती है? उसमें टेबल मिलता है, आपको टेबल से करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ,
तो इसमें से आप बताओ, यहाँ से अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, नो सर। हो जाएगा ना अब तो। यस सर, एक बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ क्वेश्चंस की। हाँ देखो, आज ये भी खत्म हो गया, तो अगर कोई चीज नहीं आती उससे पूछो, और ये क्वेश्चन करके फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन भेजता हूँ इसके। ठीक है, और ओके सर। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करके देखो, तो जहां दिक्कत आती है उसे कल डिस्कस करते हैं फिर हम, है ना। ओके हाँ सर, आप फॉर्मूला शीट भेज दोगे मुझे टर्म 2 के लिए? ठीक है, मैं भेजता हूँ। ओके, थैंक यू सर।